क्लास 10 का गणित है, अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अध्याय को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसे समान पद है जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं सभी पदों से मिलकर के एपी बनता है और इन्हीं सभी पदों के संयोग से सवाल का सलूशन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को जानते हैं। समांतर श्रेणी आखिर क्या होता है, सार्वअंतर क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, यह कितने प्रकार का होता है, या एपी का नौ पद क्या होता है, ये सभी पदों का योगफल कितना होता है। तो सबसे पहले हम 5 पदों को परिभाषित करते हैं। इसके बाद एपी का नौ पद लिख करके कुछ सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर क्या है। समांतर श्रेणी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 4 5 डॉट डॉट, फिर एग्जाम्पल लेते हैं 10 8 6 4 इत्यादि। एग्जाम्पल लेते हैं -6 -4 -2 0 इत्यादि लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो पद है ये पहला पद है और इसके बाद वाला पद ये दूसरा पद हो गया। तो इस पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके दूसरा पद प्राप्त किया गया है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या 1 जोड़ा गया है। 1 जोड़ने के बाद 3 बना है, फिर 3 में वही निश्चित संख्या यहाँ पर जोड़ा गया है तो 4 बन गया है। 4 में वही फिर निश्चित संख्या जोड़ा गया है तो ये 5 बन गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने से दूसरे पद का निर्माण होता है, पुनः वही निश्चित संख्या दूसरे पद में जुड़ती है तो तीसरे पद का निर्माण होता है। इस तरह से संख्याओं की ऐसी समूह जिसमें प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने से अगला पद बनता हो, तो ऐसे संख्याओं के समूह को श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर है 10 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 10 और 8 के बीच में -2 संख्या का एडिशन हुआ है, जोड़ हुआ है। यहाँ पर भी -2 हुआ है तो यहाँ पर 10 बन गया, फिर इसमें से -2 हुआ है तो 6 बन गया है, फिर इसमें से -2 हुआ है तो ये 4 बन गया, फिर 2 होगा तो इस -2 होगा तो इस प्रकार संख्या का निर्माण होता चला जाएगा। तो इस प्रकार एक संख्याओं का समूह हमें प्राप्त होता है जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि -6 है, यहाँ पर +2 किया गया है, ये 2 में से 6 घटे तो -4 आएगा। फिर यहाँ पर -4 है तो फिर यहाँ +2 किया गया है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, यही निश्चित संख्या का जोड़ घटाव या गुना किया जा रहा है। तो ये जो निश्चित संख्या के जोड़ घटाव गुना से संख्याओं की एक लंबी कतार बन जाती है, तो वह ऐसी संख्याओं के समूह को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि 2 क्रमागत जो संख्या है उसके बीच का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। जैसे इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर भी 1 है, इसके बीच का अंतर भी 1 है, इन सबके बीच का अंतर 2 है, इन सबके बीच का अंतर 2 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में 2 क्रमागत संख्याओं के बीच एक निश्चित संख्या का अंतर होना चाहिए, तब ऐसे हर पद को समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब एपी के सार्वअंतर के बारे में पढ़ेंगे। सार्वअंतर क्या होता है, इसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस इन शॉर्टकट में इसको डी से CD से डिनोट किया जाता है, लेकिन हम लोग डी से डिनोट इसको करेंगे। एपी जो है 10 है, 15 है, 20 है इत्यादि है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है, एपी की परिभाषा बोल रहा है कि पहले पद में एक निश्चित पद को जोड़ने से दूसरा पद प्राप्त होता है, या पहले पद से एक निश्चित पद को घटाने से दूसरा पद प्राप्त होता है, या पहले पद में एक निश्चित पद से गुना करने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। तो आखिर वह जो निश्चित संख्या है वो है कौन? इसमें जो निश्चित संख्या है वह कौन है? 5 है। तो सार्वअंतर का मतलब होता है कि 2 पदों के बीच का अंतर, अर्थात कौन सा पद जुड़कर अगले पद का निर्माण हो रहा है वही उसका सार्वअंतर होता है। जैसे इसमें सार्वअंतर क्या है, 15 में से 10 घट जाएगा तो यहाँ पर सार्वअंतर 5 बच जाएगा। इसका सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि तीसरे पद में से या तो दूसरा पद घटाइए, या दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, या फिर और भी एपी के पद हैं, 7वें पद में से 6वां पद घटाइए, 8वें पद में से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अगला पद होता है अगले पद से उसके पहले वाले पद को घटा करके सार्वअंतर प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एपी है 10 है, 12 है, 14 है इत्यादि है। यहाँ पर जब सार्वअंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 12 - 10 कर देंगे तो यहाँ पर हमको 2 प्राप्त होता है। फिर हमको सार्वअंतर अगर ज्ञात करना होगा तो फिर हम सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। पहला हो गया, दूसरा ज्ञात करना है तो हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद कितना है? 14 है, माइनस में 12 है, यहाँ पर 2 है। सार्वअंतर ये निश्चित संख्या है
जिस संख्या को जोड़ने से एपी प्राप्त होती है, एपी बनता है या समांतर श्रेणी बनती है, वही निश्चित संख्या इसका सार्वंतर कहलाता है। इसको सीडी से या फिर डी से डिनोट किया जाता है। तीसरा टॉपिक है पदों की संख्या। पदों की संख्या, जैसे एपी बनता है तो एपी मान लीजिए 6 से बना है, 4 से बना है, 2 से बना है, फिर 0 है, फिर -2 है, फिर -4 है। तो इसमें देखते हैं इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, जो पदों की संख्या है वो 6 हो जाएगा। तो पदों की संख्या की परिभाषा हो गई कि हम जिस एपी का निर्माण किए हो वह एपी कितने संख्याओं के मिलने से बना है। तो यह एपी 6 संख्याओं के मिलने से बना है, तो इसमें पदों की संख्या 6 हो जाएगी। और मान लीजिए कि एपी इक्वल टू है -48, -40, -32। ये पद की संख्या इसमें मान लीजिए कि इसमें गिनते हैं 1 2 और 3, इसको नहीं देंगे। यहाँ पर पद बना है 1 2 और 3, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 3। तो पदों की संख्या का अर्थ होता है कि जो एपी बना हुआ है उस एपी में कितने पद हैं, अर्थात कितने संख्याओं के समूह से वह एपी बना हुआ है। इसमें तो 6 संख्याओं के समूह से एपी बना हुआ है, इसमें 3 संख्याओं के समूह से एपी बना हुआ है। अब जब भी n का मान निकलता है तो n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होता है। n का मान कभी भी होगा तो धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो n का मान है, यहाँ पर जो n का मान है वो n बराबर 1 आ सकता है, n बराबर 2 आ सकता है, n बराबर 3 आ सकता है, n बराबर 12 आ सकता है, n बराबर 18 आ सकता है। लेकिन कभी भी n बराबर -6 नहीं आएगा, n बराबर -2 नहीं आएगा, n बराबर 13/2 नहीं आएगा, n बराबर 15/7 नहीं आएगा। एपी का मान सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक होना चाहिए। n का मान कभी धनात्मक नहीं होगा। n अगर आ रहा है ऋणात्मक तो हमारा जो एपी है एपी नहीं हो सकता है। n का मान अगर भिन्न में आ रहा है, 15/7 आ रहा है या 13/2 आ रहा है, तब पर भी हम एपी को परिभाषित नहीं कर सकते, वो एपी परिभाषित नहीं हो सकता है। इस प्रकार पदों की संख्या की परिभाषा है कि जो एपी बना हुआ है वह एपी कितने पदों से मिलकर बना हुआ है। जितने पदों से मिलकर बना होता है उस पदों को पदों की संख्या कहा जाता है। अब समांतर श्रेणी का प्रकार पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का प्रकार है, जैसे एपी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एपी मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 12, यहाँ पर दिया है 18, यहाँ पर दिया है 24, यहाँ पर दिया है 30, डॉट डॉट करके यहाँ पर दे दिया है 96 दे दिया है। फिर एक और एपी लेते हैं, यहाँ पर दिया है 100 दे दिया है, यहाँ पर दिया 150, यहाँ पर दिया है 200, यहाँ पर दे दिया है 250। इसके बाद यह अनंत तक गया है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत सीमा तक गया हुआ है, अनंत तक गया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला पद 12 है, दूसरा पद 18 है, तीसरा पद 24 है, चौथा पद 30 है, और बीच में भी बहुत सारे पद हैं। लेकिन अंतिम पद यहाँ जो है वो 96 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक निश्चित पद है। लेकिन वही इस एपी में देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ तक तो हमें निश्चित पद प्राप्त हो रहा है, लेकिन आगे और भी संख्या है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि अंतिम पद क्या है। अर्थात पहले पद और अंतिम पद के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। पहले पद के बारे में जानकारी है, परंतु अंतिम पद के बारे में, जो अंतिम पद होता है, आखिरी टर्म होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके प्रथम पद के बारे में जानकारी है और अंतिम पद के बारे में भी जानकारी है। तो जिस एपी में अंतिम पद हो तो वह जो एपी होता है परिमित एपी होता है, परिमित एपी होता है। और जिस एपी में अंतिम पद न हो तो वह अपरिमित हो जाता है, अपरिमित हो जाता है एपी। फिनिट इन्फिनाइट हो जाता है, नाइट और इन्फिनाइट हो जाता है। परिमित में होता है, अंतिम पद होता है। इसमें पदों की संख्या परिमित एपी में n का मान रहता है, पता रहता है, लेकिन अपरिमित संख्या में, अपरिमित एपी में n का मान अज्ञात रहता है। मतलब n का मान पता ही नहीं चलता है, n का मान कितना है, n का मान पता होता ही नहीं कि इसमें n का मान कितना होता है, क्योंकि यह अनंत गया होता है। इसको निश्चित लिमिट नहीं होती है, इसमें एक निश्चित लिमिट होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं परिमित।
अर्थात इसका अंतिम पद है अपरिमित, अर्थात इसका अंतिम पद नहीं है। अब एपी का एनवां पद के बारे में हम लोग जानेंगे, एपी का एनवां पद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एपी और उदाहरण लेकर के। जैसे यहाँ पर टर्म दिया है, एपी का पद दे दिया है, एपी बराबर यहाँ पर -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इत्यादि है। तो हमें एपी का एनवां पद प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो पहला पद दिया है, पहले पद को ए से लिखा जाता है। अब यहाँ पर दूसरे पद को जैसे पहले पद को अगर पहला पद है तो यहाँ पर ए से लिख देंगे, लेकिन जैसे हमको दूसरा पद लिखना होगा तो इसको पहले पद को हम एस नहीं A1 लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको A2 लिखेंगे। दूसरे पद के लिए A2 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पहले पद की चर्चा हो तो फिर A1 A2 की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ A लिख देते हैं। लेकिन अगर दूसरे पद की चर्चा करनी हो तो पहले पद को भी A1 कहना पड़ता है, दूसरे पद को A2 कहना पड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो पहला पद यहाँ पर मेरा A1 है, दूसरा पद यहाँ पर कितना है A2 है। अब देखते हैं कि अंतर कितना का है, सार्व अंतर जो है तो 0 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर हो जा रहा है, सार्व अंतर है यहाँ पर 2 है। तो इस पद में प्रथम पद जो -2 है, इसमें d को जोड़ने पर हमको दूसरा पद प्राप्त हुआ है 2 = 0। तो हम देखते हैं कि एपी के प्रथम पद में अगर d का मान एक बार जोड़ते हैं तो दूसरा पद प्राप्त होता है। हम बोल रहे हैं कि एपी के प्रथम पद में d का मान, जो कि यहाँ पर d का मान आया है 2, तो d का मान एक बार जोड़ते हैं तो यहाँ पर 0 आ गया। तो d का मान जोड़ने से दूसरा पद प्राप्त होता है। जब इसका मतलब ये हुआ कि एपी का पहला पद तो a होता है, एपी का दूसरा पद होगा, पहले पद में d जोड़ेंगे। अब एपी का तीसरा पद प्राप्त करने के लिए पहले पद में 2d जोड़ेंगे, अर्थात d को 2 बार जोड़ेंगे। एपी के चौथा पद प्राप्त करने के लिए एपी के जैसे प्रथम पद के लिए a हो गया, दूसरे पद के लिए एक बार d जोड़े हैं और तीसरे पद के लिए 2 बार d जोड़े हैं, तो चौथे पद के लिए 3 बार हम d जोड़ेंगे, अर्थात d + d + d = 3d यहाँ पर हो गया। तो हम देखते हैं कि जब चौथा पद है एपी का चौथा पद, तो यहाँ पर आया है a + 3d, अर्थात यहाँ पर चौथा पद के लिए आया है 3d आया है। तो अगर एपी का हम एनवां पद ज्ञात करें, एपी का एनवां पद अगर ज्ञात करें, एपी का अगर एनवां पद लिखते हैं, एनवां पद, तो पहला पद तो रहेगा मेरे पास a रहेगा। अब एनवां पद है तो यहाँ पर चौथा पद था तो यहाँ पर 3d आया है, अर्थात 4 में से 1 घटाकर d लिखा गया है। तो यहाँ भी अगर एनवां पद है तो n में से 1 घटा करके हम d लिखेंगे, सेम बात है। यहाँ पर चौथा पद है तो 4 - 1d किया गया है, तब तो यहाँ पर 3d आया हुआ है। तो एपी का एनवां पद हो जाएगा a + n - 1 × d। इस प्रकार एपी का एनवां पद हमको प्राप्त होता है। ये एपी के एनवां पद का फॉर्मूला है। एपी का एनवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d। ये प्रथम पद होता है, ये सार्वंतर होता है, ये पदों की संख्या होती है। और एनवें पद को an से या फिर tn से या फिर l से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर an हम मान लेते हैं। तो एपी का एनवां पद हो जाएगा a + n - 1 × d। इसी पर बहुत सारा सवाल सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल है कि एपी की प्रथम पद a है, सार्वंतर d है और अंतिम पद एनवां पद n है और अंतिम पद an है और पदों की संख्या n है, अंतिम पद an है। तो पहला सवाल दिया है, इसमें a बराबर 7 दिया है, बॉक्स दिया है, a = 7 दिया है, d = यहाँ पर 3 दिया है और n = यहाँ पर 8 दिया है, an = 8 है। a दिया है, d दिया है, n दिया है, an बराबर पता करना है। कुछ भी पता करना हो तो सबसे पहले इसी का सूत्र लगाएंगे इस चैप्टर में। an बराबर a + n - 1 × d। तो a के स्थान पर हम 7 पुट करेंगे। ये तो मेरे पास अभी तो an है, an = यहाँ पर लिखेंगे, a के स्थान पर यहाँ पर 7 रखेंगे
प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर n का मान 8 है तो ब्रैकेट का चिन्ह देते हैं, n का मान 8 लिखते हैं, 8 - 1 करते हैं, और फिर यहाँ पर गुना के रूप में d है तो d का मान यहाँ पर 3 है, इसका मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। पहले क्रिया करते हैं ब्रैकेट का, 8 - 1 बराबर 7 है, 7 में 3 से गुना करते हैं, 7 × 21, यहाँ पर 7 × 21 आ गया, 21 और 7 मिल करके 28 हो जाएगा। तो इस पद में an का मान कितना आ गया, 28 आ गया। दूसरा सवाल दिया है, इसमें a बराबर दिया है -18 दे दिया है, d इक्वल टू वाट है, d पता करना है, अज्ञात है, n बराबर 10 दिया है और an बराबर 0 दिया है, n बराबर 0 कुछ भी हो फार्मूला हम लिखेंगे an का, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। अब an का जो मान है वहाँ पर पुट कर देंगे, an का मान 0 है, यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर इंप्लीटर का चिन्ह देते हैं। a का मान है -18 रख दिए हैं, n का मान है 10 तो 10 - 1 हो गया, और d ज्ञात करना है, d के स्थान पर d रखते हैं। यहाँ पर -18 है, इसको इस तरफ लाते हैं, इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लाते हैं तो -18 इसमें मिल करके प्लस हो जाएगा, तो 0 में प्लस होकर के यहाँ पर 18 बन जाएगा। यहाँ पर हो गया 10 - 1 9d हो गया, इसलिए यहाँ पर d बराबर प्राप्त हो गया 18/9 इक्वल टू 2। हमें d का मान ज्ञात करना है, d का मान आ गया है 2, इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल दिया है, तीसरा सवाल में दिया है a बराबर हुआ 8 है, इसमें a ही पता करना है, d इक्वल टू दिया है -3 और n इक्वल टू दिया है 18 और an बराबर दिया है -5। यहाँ पर d a इक्वल टू 8 है, d इक्वल टू है -3 है, n बराबर 18 है और an बराबर -5 दिया है। कुछ भी हो फार्मूला तो यही लिखेंगे, an बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। an के स्थान पर an का मान दिया हुआ है, an का मान है -5, यहाँ पर लिखेंगे -5। a का मान दिया है, a का मान नहीं दिया है, a का मान हमें पता करना है तो a का स्थान पर a ही रख देते हैं। n का मान यहाँ पर दिया 18 तो 18 - 1 लिखते हैं यहाँ पर, और d का मान दिया है -3 लिखते हैं। यहाँ पर आएगा -5 इक्वल टू, यहाँ पर a हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, 18 में से 1 घटेगा 17, 17 हम करते हैं -3 से गुनाते हैं, पर होगा -51। हमें a पता करना है, 51 को इस तरफ लाते हैं तो -5 प्लस में 51 हो जाएगा, बराबर में a आ गया। अब देखते हैं 51 में प्लस है, 5 में माइनस है, इसलिए a बराबर हो जाएगा 51 - 5 इक्वल टू 46, तो a का मान आ गया 46। अगला सवाल दिया है, चौथा सवाल, a बराबर दिया है -18.9 दिया है, d बराबर दिया है 2.5 दिया है, n बराबर 8 है, n बराबर 3.6 है। तो फॉर्मूला लगाते हैं p के nवें पद का, तो a n बराबर होगा a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a n का यहाँ पर मान दिया है 3.6, a का मान दिया है -18.9 प्लस यहाँ पर है, प्लस लगा दिए, n का मान यहाँ पर पता नहीं है, n - 1 रहने देते हैं, लेकिन d का मान पता है कि 2.5 है। -18.9 है, इधर लाते हैं तो -3.6 में 18.9 आकर जुड़ जाएगा, तो 3.6 हो गया, प्लस में 18.9 इक्वल टू यहाँ पर n घटाव 1 हो गया गुना 2.5 हो गया। अब 18.9 और 3.6 जोड़ने पर हमें 18 9 6 15 5 और यहाँ एक 22.5 प्राप्त होगा, इक्वल टू n घटाव 1 इंटू 2.5। हम पूरे टर्म n घटाव 1 को ही उठा लेते हैं, n घटाव 1 इक्वल टू, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ गया नीचे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 225, यहाँ पर 25, यहाँ 25 9 225 होता है। और चूंकि यहाँ पर n घटाव 1 बराबर 9 दिया है, चूंकि n घटाव 1 बराबर यहाँ पर 9 है, तो -1 को इधर लाते हैं तो n बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10, n बराबर 10, पद की संख्या 10 आ गया। अगला सवाल है, a इक्वल टू 3.5 है, d इक्वल टू 0 है और n इक्वल टू 105 है, n बराबर हमें पता करना है, फॉर्मूला इसे लिखेंगे, an बराबर a प्लस n घटाव 1 गुना d होता है। an का मान रखते हैं, an का मान हमें ज्ञात करना है, an को an रहने देते हैं, a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 -1 और यहाँ पर d का मान है 0। यहाँ पर देखते हैं कि 3.5 है, यहाँ पर आ जाएगा 104 गुना में 0, 0 में किसी भी टर्म से गुना करते हैं 0 बन जाता है। यहाँ पर an का मान आ गया 3.5, अंतिम पद यहाँ पर आ गया है 3.5। इस प्रकार से ये पहले का सब सवाल सॉल्व हो गया। सवाल संख्या 2 में विकल्प चुनना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है।
कह रहा है एपी का ये पद दिया हुआ है, तीसरा पद इसमें से कौन होगा। तो यहाँ पर दिया है तो इसको ए, यहाँ पर जो प्रथम पद है ए है, ए बराबर यहाँ पर 10 है, और डी इसमें से इसको हटाएंगे दूसरे पद में से पहले पद को, तो 7 माइनस 10 से चल जाएगा -3 यहाँ पर आ गया। और तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि जहाँ एन है वहाँ पर हम 30 पुट करेंगे, तीसरा पद ए 30 ज्ञात करना है। तो ए 30 इजक्वल टू, यहाँ पर ए 30 ज्ञात करना था, ए प्लस 30 घटाव 1 गुना डी। यहाँ पर ए का मान दिया है 10 और प्लस 30 में से 1 घटेगा 29, और डी का मान दिया है यहाँ पर -3। यहाँ देखते हैं कि 10 में से -87 घटता है, 87 घटता है, तो यहाँ पर आएगा -77। इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें दिया है, इसमें ए बराबर हो जाएगा -3 और डी बराबर हो जाएगा -1/2 में से -3 करेंगे, ये आएगा -1/2 प्लस में 3 इजकल टू, इसको हल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब डी का मान आ गया। और 11वां पद हमें ज्ञात करना है, एन इजकल टू 11 लेंगे, तो ए 11 इजकल टू ए प्लस, यहाँ पर एन रहता है तो फार्मूला में एन रहता है, यहाँ पर 11 है तो 11 घटाव 1 गुना डी। यहाँ पर ए का मान दिया है -3 प्लस 10 गुना, और डी का मान यहाँ पर आया है 5/2, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -3 प्लस में 5 5 25, 25 में से 3 घटेगा, यहाँ पर 22 है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा सवाल दिया है, रिक्त खानों को भरना है, में पद भरना है। जो एपी का एक पद है, इसमें एक स्थान रिक्त है, इसमें भरना है पद। तो यहाँ पर देखते हैं कि एपी का प्रथम पद है, यहाँ ए बराबर मुझको 2 प्राप्त होता है, और एपी का ये दूसरा पद है, तो एपी का दूसरा पद होता है ए प्लस डी, ये पाता नहीं है। एपी का तीसरा पद है ए प्लस 2d, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d इजकल टू, यहाँ पर दिया है 26। यहाँ पर a बराबर दिया है 2, और यहाँ पर दिया है, इसको मानते हैं कि समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर दिया है a प्लस 2d बराबर, यहाँ पर दिया है 26। तो a बराबर 2 यहाँ पर पुट कर, a बराबर 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम पाते हैं कि a का मान अगर 2 रखते हैं, 2 प्लस 2d इजकल टू 26, तो यहाँ पर 2 आकर घटेगा, तो यहाँ पर 2d बराबर बन जाएगा 24, तो d का मान हो जाएगा 24/2 इजकल टू 12। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, ये पहला पद दिया है, दूसरा पद पता नहीं है, तीसरा पद भी दिया है, तो दूसरा पद में बॉक्स में भरना है। तो दूसरा पद होता है इसका a प्लस डी, तो a का मान 2 है और d का मान आ गया है 12, आ गया यहाँ पर 14, तो दूसरा पद में क्या भरा जाएगा 14। इस प्रकार यहाँ पर 14 आएगा। दूसरा सवाल है, पहला पद अज्ञात है और तीसरा पद अज्ञात है, दूसरा पद पाता है और चौथा पद पाता है। तो पहला पद a इजकल टू अज्ञात है, लेकिन दूसरा पद को हम लोग a प्लस डी कहते हैं, तो यहाँ पर a प्लस डी का मान दे दिया है 13। ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। चौथा पद a प्लस 3d इजकल टू हो जाएगा 3। तो ये भी पाता है, समीकरण बन जाता है, ये भी पाता है, समीकरण बन जाता है, ये पाता नहीं है, अज्ञात है। तो समीकरण को हल करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके, तो हम पाते हैं कि 1d में से 3d घटेगा, यहाँ पर बचेगा -2d इजकल टू 13 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पर 10। यहाँ पर d का मान आ गया 10/2, -2 यानी माइनस चल गया ऊपर, तो -5 आ गया। तो d बराबर आ गया है 5, a का मान पता नहीं है। अब d बराबर 5 आ गया है, -5 आया है, तो अब a प्लस डी इजकल टू है 13 है, तो d के स्थान पर रखेंगे -5, तो a -5 इजकल टू है 13, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 18। ये प्रथम पद हो जाएगा 18, यहाँ पर प्रथम पद है, ये तीसरा पद है, तो प्रथम पद a बराबर हो गया 18, a कैंसर हो गया। और ये तीसरा पद है, तीसरा पद को a प्लस 2d कहा जाता है, तो a प्लस 2d, तो यहाँ पर a का मान है 18 प्लस 2 गुना d, और d का मान है यहाँ पर -5, तो 18 - 10 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8। इस प्रकार तीसरा पद भी ज्ञात हो गया, पहला पद भी। तीसरा सवाल में दिया है यहाँ पे a बराबर 5 दे दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद को लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 9.1/2, तो a का मान यहाँ पर है 5, और यहाँ पर 3d लिख देते हैं, 9 × 18 = 19 बटा में हो जाएगा 2, प्लस 5 इधर पर घट जाएगा, यहाँ पर 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 में से 5/1 घटेगा,
ये बच गया 9/2, 5×2 = 10, 19 में से 10 घटा 9/2। तो चूंकि यहाँ पर 3D = है 9/2, यहाँ से इसको कटा देते हैं, तो D का मान आता है 3/2। अब हम देखते हैं कि हमें दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद को हम लोग A + D लिखते हैं। तो A का मान आ गया है कितना, 5 है, और D का मान है 3/2। तो जगह 5×10 13/2 हो जाएगा, यानी कि 6.1/2। यहाँ पर आ जाएगा 6.1/2। और पुनः तीसरा पद हमें प्राप्त करना है, तो A + 2D, यहाँ पर आएगा A + 2D। तो A का मान दिया है यहाँ पर 5 + 2 गुना D का मान यहाँ पर आया है 3/2, ये कट जाएगा, 5 3 यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 8। इस प्रकार यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर 6.1/2 आएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया है, एपी में पहले पद पता करते हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रथम पद दे दिया है A बराबर दिया है -4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा और छठा पद दिया है 6 दिया। छठा पद को लिखते हैं A + 5D = 6 दिया है। अब A बराबर यहाँ पर -4 है, -4 रखते हैं, -4 + 5D = में 6 आ गया। तो 5D = -4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और D का मान यहाँ पर आ गया है 2, कट कर 2 आ गया। हमें पता करना है दूसरा पद। दूसरा पद को A + D लिखा जाता है। तीसरा पद भी पता करना है, इसका होता है A + 2D। चौथा पद पता करना है, इसका लिखा जाता है A + 3D। और पांचवा पद है तो A + 4D यहाँ पर हो गया। अब A + D पता करना है, A का मान है -4, यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर हो जाएगा -2। अब A + 2D -4 + 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 में 4 गया 0, यहाँ पर आ गया 0। अब A + 3D है, A का मान यहाँ पर दिया है -4, -4 हो गया, प्लस में 3 गुना यहाँ पर D का मान दिया है 2, 3 दूनी का 6, 6 में से 4 घटेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब चौथा पद है A + 4D, A का मान है -4, और 4 गुना और D का मान है 2, 4 दूनी के 8, 8 में से 4 घटेगा, यहाँ पर बच जाएगा 4। सभी पद ज्ञात हो गए इसके। यहाँ पर एपी का पहला पद अज्ञात है, तीसरा पद अज्ञात है, लेकिन अंतिम पद पाता है, दूसरा पद पाता है। तो दूसरा पद पाता है, दूसरा पद को लिखते हैं A + D = यहाँ पर दिया है 38, और अंतिम पद है तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। छठा पद है तो यहाँ पर हो जाएगा A + 5D = -22 दिया है। इसको पहले हल करते हैं, ये हल हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा -4D = यहाँ पर हो जाएगा -4D 0, यहाँ पर आ गया 60। तो यहाँ पर D बराबर आ जाएगा 60/4 = आ गया -15। हमें पता करना है पहला पद। तो पहला पद यहाँ पर D का मान आया है -15, तो पहला पद के लिए यहाँ पर होगा A + D = 38 दिया है। तो D का मान हमको पता चल गया है कि D का मान है -15। D का मान हमें पता चल गया कि D का मान है -15। तो यहाँ पर लिखते हैं A - 15 = 38। तो -15 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो A बराबर 15 + 38 बराबर आ गया 53। पहला पद ज्ञात हो गया कि पहला पद आ गया 53। अब हमें देखना है, पहला पद हो गया, दूसरा पद पता है, तीसरा पद देखना है। तीसरा पद के लिए A + 2D, फिर चौथा पद देखना है A + 3D, फिर पांचवा पद देखना है A + 4D। तो पहले इसको हल करते हैं, A + 2D। तो A का मान आया है 53 + 2D, 2 गुना -15। तो ये जगह 53 घटाओ 15 दूनी का 30, यहाँ पर बचेगा 23, यहाँ पर आ गया है 23। अब इसको ज्ञात करते हैं। A का मान यहाँ पर दिया है 53 है, और प्लस 3 गुना D, और D का मान है -15। तो हो जाएगा 53 घटाओ 15 तिया 45, -45। यहाँ पर हो जाएगा 53 करेगा, यहाँ पर बचेगा 8। ये कहते हैं कि अब इसको ज्ञात करना है। A का मान कितना दिया है, A का मान दिया है यहाँ पर 53 + 4 गुना, और D का मान यहाँ पर है -15।
तो 53 हो गया, 15 चौका -60 हो गया, यहाँ पर बचेगा -7। इस प्रकार यहाँ पर 23 आया है, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर -7 आएगा। इस प्रकार इसको चौथा सवाल दिया है, एपी में ये पद दिया है, एपी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद पूछ रहा है। तो मानते हैं कि एन पद यहाँ पर 78 है, एनवा पद 78 है, लेकिन अंतिम पद यहाँ पर पता हमको है कि अंतिमवा पद यहाँ पर 78 है, लेकिन पदों की संख्या पता नहीं है कि आखिर कौन सा पद है जो 78 है। यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो प्रथम है ए बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा और डी बराबर इसमें से इसको हटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 8 घटाओ 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 और अंत में दिया है तो ए एन बराबर हो जाएगा 78। हमें एन ज्ञात करना है तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन घटाव 1 गुना में डी। तो ए एन का मान पता है 78, ए का मान पता है 3, एन का मान मालूम करना है, एन को एन बन देते हैं, डी का मान यहाँ पर है 5। तो यहाँ पर +3 है, यहाँ पर आकर इधर घट जाएगा, 78 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 75 इक्वल टू एन घटाव 1 हो गया गुना में 5। इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, 15 5 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 इक्वल टू आ गया एन घटाव 1। अब एन घटाव 1 बराबर 15 है तो घटाव 1 -1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एन अकेले बन जाएगा, तो एन इक्वल टू इधर आकर प्लस हो गया, ये 15 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 16। 16वां पद यहाँ पर 78 हो जाएगा, अर्थात एन का मान यहाँ पर आ गया है 16। 5 नंबर सवाल दिया है, इसमें कितने पद है, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है। ये भी दिया हुआ है, ये भी एपी दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, इसमें पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए बराबर होता है 7, यहाँ पर डी बराबर होगा 13 -7 इक्वल टू 6 और यहाँ पर अंतिम पद ए एन इक्वल टू यहाँ पर है 205 है। हमें एन बराबर पता करना है, एन इक्वल टू क्या होगा, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है, यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है 205, ए का मान यहाँ पर दिया है 7, एन का मान हमें पता करना है, एन घटाव 1 है और डी का मान यहाँ पर दिया है 6। तो यहाँ पर 7 है, इधर आकर के घटेगा, 205 में से 7 घट जाएगा तो यहाँ पर 198 बचेगा, 198 एन घटाव 1 गुना 6। अब पूरे पद एन घटाव 1 को निकाल लेते हैं, इसलिए एन घटाव 1 बराबर हो जाएगा 198 बटा में 6, भाग 34 18, फिर 34 18। अब एन घटाव 1 बराबर 33 है, चूंकि एन घटाव 1 बराबर में है 33, इसीलिए एन बराबर हो जाएगा 33 में इधर आकर 1 जुड़ जाएगा, 34 आ गया। इसको देखते हैं, इसमें ए इक्वल टू है 18 और डी इक्वल टू है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 15.1/2 में से 18 घटाते हैं, तो यहाँ पर इसका क्रिया करते हैं, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18 बटा में 1 रहेगा, 18 दूनी 36, यहाँ पर 31 माइनस 36 बटा में 2 इक्वल टू -5 बटा में आ गया 2 और डी का मान है -5 बटा में 2। अंतिम पद यहाँ पर दिया है एन इक्वल टू -47। हमें एन पता करना है क्योंकि कितने पद हैं ये पूछ रहा है, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन घटाव 1 गुना डी। यहाँ पर ए एन का वैल्यू रखेंगे -47 इक्वल टू ए का मान यहाँ पर है 18 प्लस में एन घटाव 1 है और यहाँ पर डी का मान दिया है -5 बटा में 2। तो 18 यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर माइनस में होगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये आएगा -47 - 18 इक्वल टू एन घटाव 1 गुना -5 बटा में 2। 18 और 47 होगा, कितना होगा यहाँ पर 8 से 15 -65 हो जाएगा, यहाँ पर एन घटाव 1 होगा -5 बटा में 2। अब ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, दोनों गुना के रूप में, इसलिए साइन बदल गया है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 65 गुना 2 इक्वल टू एन घटाव 1 गुना में 5। अब एन घटाव 1 निकालते हैं, एन घटाव 1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एन घटाव 1 इक्वल टू होगा 65 गुना 2 बटा में 5, कट जाएगा, 13 5 65, 13 बार में कटेगा, 13 दूनी यहाँ पर होगा 26, चूंकि एन घटाव 1 बराबर आ गया 26 तो इसलिए एन का मान जाएगा 1 इधर आकर जुड़ जाएगा, 26 1 27, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एपी 11852 का कोई पद 150 है कि नहीं, हमें जांचना है। क्या जो एपी दिया है 8
11, 8, 5 और 2, इसका कोई अंतिम पद 150 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा, मेरे पास 11 है। डी का मान आ जाएगा 8 में से 11 घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3। और अंतिम पद आना चाहिए ए एन इक्वल टू, यहाँ पर -150 है, तो एन का मान कितना है कि -50 आया है, किस स्थान पर -150 आया है। तो चूंकि ए एन का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू पुट कर देंगे, -150 इक्वल टू, और ए का मान है यहाँ पर 11 प्लस में एन घटाव 1, और डी का मान यहाँ पर दिया है माइनस में 3 दे दिया है। तो -150 प्लस 11 है, तो इधर आकर -11 हो गया, एन घटाव 1 गुना -3 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा -161 इक्वल टू एन घटाव 1 गुना -3। एन घटाव 1 को निकालते हैं तो एन घटाव 1 इक्वल टू हो जाएगा 161 बटा में 3, माइनस में प्लस हो गया है, इसीलिए यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा 161 बटा में 3 प्लस में 1 बटा में 1 करेंगे तो 164 बटा में 3। अब 6 4 10 11 है, 3 से कभी विभाजित नहीं होगा। यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए -150 एपी का पद नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये 164 में 3 से पूरी तरह से भाग नहीं लग पा रहा है, एन का मान धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, इसलिए एन बराबर धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है, तो यह पद एपी में है ही नहीं। अगला सवाल है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद 38 दिया है, 16वां पद यहाँ पर 73 दिया है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, कुछ मान लेते हैं। एपी का प्रथम पद मान लीजिए ए है, सार्वंतर इक्वल टू डी है। अब प्रश्न से आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं 11वां पद 38 दिया है, तो 11वां पद को लिखते हैं A11 इक्वल टू ए प्लस 11 घटाव 1 गुना डी इक्वल टू 38 है। यहाँ पर आ गया ए प्लस 10 डी इक्वल टू में 38 समीकरण हो गया। एक पुनः देखते हैं, यहाँ पर दिया है 16वां पद 73 है, तो A16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। यहाँ पर ये आएगा ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो यहाँ पर एक समीकरण क्या है, ए प्लस 10 टी इक्वल टू 38, दूसरा समीकरण है ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। अब घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर -5 डी बच गया, और यहाँ पर बचेगा 13 में से 8 घटे यहाँ पर 5, और यहाँ पर बच गया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 35, इतना मिलकर प्लस हो गया। जैसे डी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 35 बटा में 5 इक्वल टू 7। चूंकि डी बराबर 7 आया है, अब ए में इसका मान पुट करते हैं, तो ए समीकरण 1 है ए प्लस 10 टी बराबर 38, तो ए प्लस 10 गुना 7 बराबर में 38, तो ए बराबर हो जाएगा 38 घटाव में 70 इक्वल टू हो जाएगा -32। यहाँ पर ए का मान आ गया है 32। हमें ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है, इसीलिए ए 31 बराबर आ जाएगा ए प्लस 31 घटाव 1 गुना में डी। यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर ए का मान आया हुआ है -32 हो गया, प्लस में यहाँ पर 30, और यहाँ पर डी का मान आया है 7, जगह -32 प्लस में 210 में से 32 घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 178, इसीलिए ए 31 इक्वल टू 178 ये इसका आंसर होगा। एक एपी दिया है, इसमें 50 पद है, 50 पद है। अंतिम पद यहाँ पर ए एन 106 दिया है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तीसरा पद 12 है। यहाँ पर मानते हैं प्रथम पद यहाँ पर है, प्रथम पद इक्वल टू ए है, सार्वंतर इक्वल टू यहाँ पर डी है, प्रथम पद ए है। बात है प्रश्न से, कह रहा है कि एपी में 50 पद है, इसका अंतिम पद 106 है। चूंकि ए एन बराबर 106, तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन घटाव 1 गुना डी इक्वल टू 106। तो ए को ए रन देते हैं, एन का मान यहाँ पर कितना है 50 है,
तो 50 घटाव 1 गुना डी इजक्वल टू 106। तो a प्लस 49 डी इजक्वल टू आ गया 106। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ आप देखते हैं तीसरा पद 12 है, a3 इजक्वल टू 12। a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 12। तो a प्लस 2d इजक्वल टू हो जाएगा 12। समीकरण इसको मान लेते हैं कि 2 है। अंतिम पद इतना है। यहाँ पर समीकरण 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब हमें एक में से 2 घटाने पर समीकरण 1 ये है a प्लस 49 डी इजक्वल टू 106 और 2 ये है a प्लस 2d इजक्वल टू 12। घटाते हैं, कैंसिल हो गया, -47 डी इजक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 6 में ले, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 बच गया। यहाँ पे 49 डी में से 2 डी घटेगा तो यहाँ पर प्लस में आएगा। तो डी के मान यहाँ पर आ गया 94/47 इजक्वल टू 2। अब डी का मान आया है 2। अब फिर यहाँ देखते हैं समीकरण 1 मेरे पास ये है। तो a प्लस 49 डी इजक्वल टू आया है 106, डी का मान है 2। तो a प्लस 49 गुना 2 इजक्वल टू 106। तो a इजक्वल टू 106 माइनस 49 दूनी 9 दूनी 18 98। यहाँ पर a का मान आ जाएगा 2 8। a का मान आया है 8। हमें 29वां पद ज्ञात करना है। अब चूंकि a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो a 29 का मान आया है a, तो a का मान कितना है 8 प्लस 28 और d का मान यहाँ पर 2 आया है। तो हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी का 56 इजक्वल टू 64। तो a 29 इजक्वल टू आ गया 64। ये इसका 29वां पद ज्ञात हुआ। दिया है कि AP का तीसरा पद 9 है। AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तो तीसरा पद यहाँ पर हो जाएगा 4 और 9वां पद यहाँ पर हो जाएगा 8। कौन सा पद शून्य होगा? मानते हैं कि ए 9वां पद इजक्वल टू यहाँ पर शून्य होगा। तो प्रथम पद ए हो जाता है। यहाँ पर देखिए तीसरा पद कितना हो जाएगा 4। प्रश्न से बनाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं a3 इजक्वल टू 4 अर्थात a प्लस 3 घटाव 1 गुना d इजक्वल टू 4। तो a प्लस 2d इजक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4। समीकरण 1 हो गया। पुनः यहाँ पर कह रहा है कि 9वां पद -8 है। तो a9 इजक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू -8। ये जगह a प्लस 8d इजक्वल टू -8। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 दिया है a प्लस 2d इजक्वल टू 4 और a प्लस 8d इजक्वल टू यहाँ पर दिया -8। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। -60 इजक्वल टू यहाँ पर आ गया आपका 12। चूंकि -60 इजक्वल टू आया है 12 इसलिए d इजक्वल टू हो जाएगा 12 आया है। यहाँ पर d इजक्वल टू हो जाएगा -2। अब d का वैल्यू किसी में रखते हैं, एक में रख देते हैं। a प्लस 2d इजक्वल टू यहाँ पर आ गया है a प्लस 2d इजक्वल टू, यहाँ पर a प्लस 2d इजक्वल टू का मान कितने दिया 4 दिया है। तो a प्लस 2 गुना -2 इजक्वल टू 4। तो a बराबर हो गया 8। अब कौन सा पद शून्य है? तो चूंकि nवां पद an बराबर 0, तो a प्लस n घटाव 1 गुना d इजक्वल टू 0। अब a का मान हमको पता है, यहाँ पर a का मान हो गया है 8, n घटाव 1 और d का मान यहाँ पर दिया है -2 इजक्वल टू 0। 8 को भेजते हैं उधर तो हो जाएगा n-2 गुना -2 इजक्वल टू हो जाएगा -8। यहाँ पर आ जाएगा n-1 इजक्वल टू 8 -8 भागा -2 इजक्वल टू आ गया 4। n माइनस चूंकि n-1 इजक्वल टू 4 आया है तो n का मान हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 5वां पद इसका शून्य हो जाएगा। कैंसर दिया है कि AP का 17वां पद उसका 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सारा अंतर ज्ञात करो। AP का प्रथम पद A है
सार्वंतर डी है। और 17वां पद, तो एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो एपी का 10वां पद, ये 7 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 7 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तभी दोनों बराबर है। ऑलरेडी ये 7 ज़्यादा है, 10वां पद में 7 जोड़ दे इसको बराबर करने के लिए। इसका सूत्र होगा a प्लस 17 घटाव 1 गुना डी इजकल टू a प्लस 10 घटाव 1 गुना डी प्लस में 7 है, यहाँ पर आएगा a प्लस 16 डी इजकल टू, यहाँ पर होगा a प्लस 9 डी इजकल टू प्लस 7, a कैंसिल हो गया, यहाँ पर 16 डी में से 9 डी घटेगा इक्वल टू 7 बच गया यहाँ पर, तो 7 डी इक्वल टू आ गया 7, इसीलिए डी इक्वल टू हो जाएगा 7/7 इक्वल टू 1। यहाँ पर सार्वंतर डी बराबर 1 आ गया, ये आंसर आ गया इसका।